सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सो सभी बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं कौन सी क्लास? क्लास टेंथ। हम क्लास टेंथ कवर कर रहे हैं। क्लास टेंथ की फिजिक्स चल रही है हमारी, और इसके अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लाइट। ठीक है। तो लाइट चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। काफ़ी चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमने देखा है कि कौन से कैसे मिरर्स होते हैं, मिरर्स कैसे कैसे होते हैं, और जो मिरर्स होते हैं ये प्लेन मिरर की सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी, और कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, और कैसे हमने कॉनकेव मिरर को देखा। कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन होती है, कब रियल होती है कब वर्चुअल होती है, वो हमने डिटेल के अंदर देख चुके हैं, और सबसे सारी इमेजों की प्रॉपर्टी भी देख चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर आपने देखा है कि कैसे कॉन्वेक्स मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो फॉर्मेशन करता है वर्चुअल इमेज का। जितनी भी इमेजेस होती हैं वर्चुअल इमेज होती हैं सारी की सारी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, और कैसे उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे उनकी साइज होती है, वो हम देख चुके हैं। अब जो फर्दर हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा किसके ऊपर? लेंसेज के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे लेंसेज। क्या पढ़ेंगे हम? लेंसेज। और लेंसेज कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे लेंसेज के अंदर इमेज फॉर्मेशन होता है। और पहली बात तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये जो लेंसेज हैं इनके अंदर कौन सा फिनोमेना होता है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। मैंने आपको तीन केसेस बताए थे। पहला केस होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है और उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है आकर, उसके बाद तीन केसेस बनते हैं। पहला केस होता है कि लाइट बाउंस बैक कर जाए, बाउंस बैक कर जाए, तो इससे ये हिट करेगी और ये बाउंस बैक कर जाएगी। इनके मीडियम के अंदर चेंज है, ये M1 मीडियम है और ये M2 मीडियम है। अगर कोई लाइट रे आ रही है और वो सरफेस को स्ट्राइक कर रही है और वो बाउंस बैक कर रही है इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली अगर मैं सेकंड फिनोमेना की बात करता हूँ, तो जब कोई लाइट रेज आती है, जब कोई लाइट रे आएगी और वो जब सरफेस को स्ट्राइक करेगी, तो वो बाउंस बैक ना होकर अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाए, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, और कितनी भी हो, इस फिनोमेना जो वो बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो ये फिनोमेना होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाती है। वो क्यों करती है अब देखेंगे हम आराम से। सबसे पहले उस चीज को बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा आपको कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन से, कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। मैंने आपको बोला है कि जब भी कोई लाइट रे, जब भी जब भी कोई लाइट रे, जैसे इसके अंदर देखो, जब भी कोई लाइट रे आती है और किसी भी सरफेस को हिट करती है, किसी भी सरफेस को हिट करती है, एक सेकंड, ये लो, जब भी किसी सरफेस को हिट करती है तो उसके अंदर जब मीडियम में चेंज होता है, ये M1 मीडियम है और ये M2 मीडियम है, तो इसके अंदर जब कोई लाइट रे M1 मीडियम से आई और इसने यहाँ पे इस सरफेस को स्ट्राइक किया, तो इसने क्या किया, ये अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो ना करते हुए, ओरिजिनल पाथ को फॉलो ना करते हुए थोड़ा सा उसके पाथ के अंदर चेंज आया है। ये चेंज क्यों आया है? क्योंकि इसके मीडियम के अंदर चेंज हुआ है। मतलब सर ये मीडियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यस, मीडियम का मतलब होता है चेंज इन डेंसिटी। क्या होता है? चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी। जब भी कोई लाइट रे एक डेंस मीडियम से दूसरे डेंस मीडियम के अंदर एंटर करती है, एक डेंस मीडियम से दूसरे डेंस मीडियम के अंदर एंटर करती है, तो उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसको कोई पीछे पुल कर रहा है, ठीक है, या फिर उसको कोई रोक रहा है। तो जो भी चीज़ उसको रोक रही है वो क्या करती है, उसके पाथ को थोड़ा सा चेंज कर देती है। वो उसके पाथ को थोड़ा सा चेंज कर देती है। ये पाथ चेंज क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन इट स्पीड, ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड, या फिर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस में डायरेक्शन। देखो ये लाइट रे की डायरेक्शन क्या थी, ये डायरेक्शन थी इस लाइट रे की, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है। तो मतलब कि हाँ, जो डायरेक्शन अगर चेंज हुई है तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी हुई है, और डेंस मीडियम के अंदर एंटर करने से इसकी स्पीड में भी चेंज आया है। हमें एक आइडियल कंडीशन पता है, हमें एक आइडियल कंडीशन पता है, आइडियल। आइडियल कंडीशन क्या है कि इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होती जाती है। समझ में आई? ये जो वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये किसके अंदर है? ये वैक्यूम के अंदर है। ये किसमें है? ये वैक्यूम के अंदर है। लेकिन जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाता है वैसे वैसे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एक तरीके से रजिस्ट फील होता है, रजिस्ट फील होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है। और जैसे जैसे उसकी स्पीड स्लो होती है अलग अलग मीडियम के अंदर जाने से, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है। तो दिस डाइवर्जन और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया आपको? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन देखते हैं। द बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम
मतलब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब ट्रेवल करती है तो उसकी जो पाथ है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। This is called refraction of light. This phenomena is called refraction of light. It is due to change in velocity of light और speed of light. ये किसकी वजह से होता है? वेलोसिटी के चेंज होने से या फिर उसके स्पीड के चेंज होने से होता है ये। While traveling from one medium to another medium. तो आपको ये वाली डेफिनेशन ही लिख के आनी है अपने एग्जाम के अंदर कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट एज इट passes from one medium to another medium is called refraction. Is called reflection and it is due to change in velocity of light while traveling from one medium to अनोदर मीडियम कि उसके वेलोसिटी के अंदर चेंज हुआ है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करके गई है। आगे देखते हैं द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम स्पीड है लाइट की किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर है। वो क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये सी कांस्टेंट होता है जो कि आइंस्टीन सर की इक्वेशन के अंदर यूज होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। दैट्स द सेम सी। ओके, दैट्स द सेम सी। इसके अलावा द वेलोसिटी इज लेस इन द डेंस मीडियम। जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाएगा उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। समझ में आया? मैंने आपको समझाया क्योंकि उसको रजिस्ट फील होगा किसका? पार्टिकल्स जो डेंस मीडियम को क्रिएट कर रहे हैं उनसे। इसके अलावा देखो, रिफ्रैक्शन का जो कोज होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी ही होती है। जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होगी वैसे वैसे रिफ्रैक्शन होता जाएगा। ज्यादा डेंसिटी ज्यादा रिफ्रैक्शन, कम डेंसिटी कम रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन ज्यादा बेंडिंग, अपने ओरिजिनल पाथ से ज्यादा डाइवर्ट होना। ठीक है, तो देखते हैं अपन कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कि जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है वो वैसे वैसे, जैसे मान लो इस मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा कम है तो वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होगी अपने पाथ से। और वहीं अगर यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इस मीडियम में थोड़ी तेज है तो वो अपने पाथ से थोड़ी कम डाइवर्ट होगी। अब ऊपर होगी नीचे होगी वो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ये तुम याद रखना कि हाँ ये कांस्टेंट होती है इन वैक्यूम के अंदर, लेकिन जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लॉज। हमने पहले रिफ्लेक्शन के लॉज देखे थे, उसके बाद आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं और वो भी दो ही होते हैं। चलो हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो मैं एक बार आपको रिकॉइल करवा दूं कि रिफ्लेक्शन के क्या लॉज होते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे जो पहला लॉ है, सबसे पहला जो लॉ है वो क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये लो, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। किस पे रहेंगे ये रहेंगे सर सेम प्लेन पे, ऑन सेम प्लेन। मतलब सर ये अगर कोई सरफेस है इसके ऊपर लाइट टकराई है तो ये है अपनी इंसिडेंट रे, और ये लाइट टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट हुई है ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस सरफेस के इस पॉइंट पे ये है हमारा नॉर्मल, और ये तीनों के तीनों किस पे रहेंगे? ये रहेंगे सेम प्लेन पे। सिमिलरली अब मैं इस पे बात करता हूँ, अब मैं तुम्हें बात करता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक बार के लिए मिटा देता हूँ और मैं इस चीज़ को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। जस्ट वेट, ये लो, ये हमारी है इंसिडेंट रे, ये हमारा है नॉर्मल, और ये हमारा है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये किस पे हैं? ये सेम पाथ पे, सेम प्लेन पे बिलोंग करते हैं, ये सेम प्लेन के ऊपर ही बिलोंग करते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो हमारी रे आई है ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये क्या है? ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस पॉइंट के ऊपर, ये जो परपेंडिकुलर लाइन आपको देखने को मिल रही है इस पॉइंट के ऊपर, और तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या है? ये है हमारी नॉर्मल। और जो बेंड हुई लाइन है ये ओरिजिनल पाथ था, इस ओरिजिनल पाथ से को ना फॉलो करते हुए लाइट ने किस डायरेक्शन में मूव किया? इस डायरेक्शन में मूव किया। तो जो अब ये लाइट रे है इसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्टेड लाइट रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। तो सिमिलरली जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर पहला नियम बोलता था कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है एंड रिफ्लेक्टेड रे है ये सेम प्लेन पर लाई करेंगे, ऐसे के ऐसे इसमें भी जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है,
पहला नियम दोनों का सेम है, बस तुम्हें चेंज करना है रिफ्लेक्शन की जगह पे रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन की जगह पे रिफ्लेक्शन। देखते हैं पहला नियम। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर ऑल कंटेन विद इन ए सिंगल प्लेन। समझ में आई मेरी बात? जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे ऑन ए सिंगल प्लेन। जो सेकंड लॉ, हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ बोलता है, वो बोलता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। ठीक है, ये बोल, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली वहीं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है स्नेल्स लॉ। यहाँ पे क्या होता है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करता है जो कि है रिफ्रैक्शन इंडेक्स। रिफ्रैक्शन इंडेक्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रिफ्रैक्शन इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होता है? ये एक रेशियो होता है। ये एक रेशियो होता है किस चीज का? मान लो ये रेशियो होता है कोई भी लाइट रे, इस चीज के अंदर देखना आप, ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है ये आ रही है, इसका जो एंगल है इस नॉर्मल के साथ, इस नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे है इसका जो एंगल है ये थीटा वन, इसका जो रेशियो है वो लेता है। इस बार मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ। इन्होंने एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस किया है, वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और मैंने ये सब मिटा दिया है। इसके अंदर मैंने आपको ये क्या बोला था? ये है इंसिडेंट रे और ये है क्या? नॉर्मल, नॉर्मल। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी है? ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो मान लो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो जो एंगल है किसके बीच में? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये क्या है? एंगल थीटा, और इसी का साइन थीटा, इसी का साइन थीटा। और ये जो एंगल है, एंगल ये वाला, कौन सा एंगल? ये वाला, ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है ये बीच में है जो, ये क्या है? ये थीटा टू है। ठीक है, इस नॉर्मल के और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये वाला जो एंगल है, कौन सा वाला? ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये क्या है? ये नॉर्मल है। और ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है। और इसके बीच में ये जो एंगल है ये कितना है? ये थीटा टू है। तो इसका थीटा टू का साइन थीटा टू। तो जो ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है ये एक रेशियो होता है किस चीज के बीच में? साइन थीटा वन मीन्स इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन वाला, अपॉन में जो साइन थीटा टू, मतलब कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका उन थीटाज के साइन के रेशियो के बराबर होता है। क्या? रिफ्रैक्शन इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स इनके बराबर होता है ये। तो मीन्स रिफ्रैक्शन इंडेक्स जो होता है वो दो मीडियम का जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और वो कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है जो साइन थीटा है मीन्स द साइन थीटा ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन थीटा ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो इनका जो एंगल होता है वो होता है साइन थीटा वन अपॉन में साइन थीटा टू, और इसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन इंडेक्स। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन इंडेक्स। तो स्नेल्स लॉ को अपन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? जो ये एन होता है ना, ये एन होता है, इसको म्यू भी बोलते हैं, इसको म्यू भी बोलते हैं। ये होता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मींस रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। ये होता है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। इट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ दिस इंसिडेंट क्या है? नॉर्मल से एंगल बना रही है जो इंसिडेंट रे, उसके बीच में जो एंगल है ये है साइन थीटा वन, थीटा ऑफ इंसिडेंट थीटा आई। और ये जो एंगल थीटा आर है ये क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मींस द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। तो ये क्या है? थीटा आर। और इनके साइन की जो वैल्यू है उनका जो रेशियो है वो रहेगा क्या? ये जो, ये जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है ये वेरी करता है डेंसिटी टू डेंसिटी। सबसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि मान लो ये वैक्यूम के अंदर कितना है, वैक्यूम के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो हम एक आइडियल कंडीशन मानते हैं वन, एग्जैक्ट वन जो वैल्यू होती है उसकी वैक्यूम के अंदर होती है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि एयर के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1.0003, 1.0003। सर वाटर में भी बताओ? ठीक है बेटा, वाटर की सुनो, वाटर के अंदर इसकी वैल्यू होती है 1.33। ठीक है, और एक डायमंड की और याद रखनी है तुम्हें,
डायमंड की जो अप्रोक्सीमेट होती है 2.42 या 2.41 के लगभग होती है। आप 2.4 के लगभग याद, मैंने टेबल लगाई होगी ना इसमें, देखते हैं। ठीक है, हाँ ये रही। वैक्यूम में जो होती है ये एग्जैक्टली 1 होती है। इसके साथ साथ एयर के अंदर होती है इसकी 1.0003 और वाटर के अंदर 1.33 इसकी वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स की। ये किसकी वैल्यू है? ये म्यू की वैल्यू है या फिर एन की वैल्यू है, कुछ भी बोल लो चाहे इसको। ठीक है, और डायमंड के अंदर इसकी वैल्यू होती है 2.41। एंड सिमिलरली जो ग्लास है, ग्लास के अंदर जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.5। कितनी होती है? 1.5। ये कुछ वैल्यूज है तो तुम्हें याद होनी चाहिए एकदम। तुम्हारे पेपर के अंदर हो सकता है लिखी हुई आए, अगर क्वेश्चंस दे दे तुम्हें, या फिर ना लिखी हुई आए तो तुम्हें ये कुछ तो याद होनी चाहिए, जैसे कि वैक्यूम हो गई, एयर हो गई, ग्लास हो गई, डायमंड हो गई, वाटर हो गई। ये सारी वैल्यूज तुम्हें याद रखनी होगी। वाटर के अंदर है 1.33 और जो ग्लास है उसके अंदर 1.5 है, डायमंड के अंदर 2.41 है, 2.41 है। तो इन चीज को तुम याद कर लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हमने देख लिया कि सर हाँ, लाइट तो अपने पाथ से बेंड हो रही है और वो होगी। अब वो कैसे होगी? अंदर होगी या बाहर होगी? नॉर्मल की तरफ होगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? हम उस चीज को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रे, कि लाइट रे जो होती है वो बेंड कैसे करती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। मान लो यहाँ पे कोई मीडियम है, ये यहाँ पे कोई ग्लास रखा हुआ है, ये तुम्हारा क्या है? कोई मीडियम है। और यहाँ से तुम एक लाइट रे लेके आ रहे हो, मैंने लाइट रे लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। देखो, मान लो ये लाइट रे आई तुम्हारी, और यहाँ इस पॉइंट पे इंसिडेंट की ये लाइट रे, ये क्या है तुम्हारी? इंसिडेंट रे मीन्स इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इस पॉइंट पे एकदम से टच की है और यहाँ पे दो मीडियम है। मीडियम कौन कौन से हैं? यहाँ पे दो मीडियम है, मैं मीडियम को लगा देता हूँ एक बार। ये कितना है? ये मीडियम 1 है और ये कितना है? ये मीडियम 2 है। ठीक है, यहाँ तक। और मैं बोलता हूँ कि जो मीडियम 2 है वो ज्यादा डेंस है, मींस मीडियम 2 इज हाईली डेंस्ड। और या फिर हायर इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू मीडियम 1। ठीक है, तो मैंने ऐसे बना दिया इस चीज को। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि क्या है? जो है नॉर्मल। मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ की, ये और ये क्या है? ये नॉर्मल है इस पॉइंट का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसलिए ये क्या है? ये हुआ जो नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। लाइट रे का ये नॉर्मल है, ये वाला पॉइंट। और अब मैं मान लो यहाँ से बताता हूँ कि ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है, इसको जाना कैसे चाहिए था? इस लाइट रे को ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर यहाँ पे जाना चाहिए था। लेकिन लेकिन इस मीडियम की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। इस मीडियम की डेंसिटी कैसी है? ज्यादा है। और इस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है, ये किसकी तरफ? मीन्स नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, मतलब इस लाइट रे को ऐसे स्ट्रेट जाना था, लेकिन ये मीडियम ज्यादा है, मीन्स ये ज्यादा डेंस मीडियम होने की वजह से इसने लाइट को किस डायरेक्शन में बेंड किया? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या लिखूं? ड्यू टू यहां लिखता हूं मैं, ड्यू टू डेंस मीडियम, मैं डेंस मीडियम एज कंपेयर टू M1, लाइट लाइट रे बेंड्स बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। मतलब कि जो लाइट रे है ये नॉर्मल की टुवर्ड बेंड होगी जब जब ये डेंस मीडियम के अंदर एंटर करेगी। इफ लाइट, ठीक है सर, हमें ये चीज आपने लिख दी है, इस चीज को अब आप समझा दो। देखो बच्चों मेरी बात सुनो। अगर कोई भी लाइट, जैसे ये वाली जो लाइट थी, ये अब इस पॉइंट पे हिट करी और इसको यहाँ इस पाथ को फॉलो करना था, लेकिन ये इस पाथ को फॉलो ना करते हुए अब ये पाथ फॉलो करेगी ऐसा। मतलब ये जो लाइट रे है ये अपने ओरिजिनल पाथ से टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड, ये भी तो नॉर्मल ही है। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ हिटिंग। तो ये भी नॉर्मल है, ये अपने नॉर्मल की डायरेक्शन के अंदर बेंड हो गई और अब ये ऐसे जा रही है। ये क्यों बेंड हुई है? क्योंकि जो M2 मीडियम है वो ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू M1 मीडियम। मतलब कि अगर इफ लाइट रेज एंटर इन डेंस्ड मीडियम,
densed medium as compared to the medium from which they are coming, then they will bend toward the normal. तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होंगी। यहां तक आपको समझ में आई मेरी बात? और और यहीं पे मैं दूसरी कंडीशन बता दूं तुम्हें। इफ लाइट रे एंटर इन लो डेंस्ड एरिया as compared to from which they are coming, from which they are coming। ठीक है, जहां से वो आ रही हैं अगर उससे लो डेंस्ड एरिया है तो दे विल रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मींस अवे। अगर वो ज्यादा डेंस मीडियम से आ रही हैं और वो अगर लाइट मीडियम के अंदर वो एंटर कर रही हैं, ये ज्यादा डेंस मीडियम से आ रही हैं और लाइट, ये मीडियम जो है ये लाइट है, मतलब कि जो M2 मीडियम है वो क्या है, वो क्या है, वो लो डेंस्ड है एज कंपेयर टू M1, और ये लाइट रे आ रही है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो ये क्या करेंगी, ये इसको इस पाथ को फॉलो करना था, लेकिन लेकिन ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ये इससे दूर चली जाएंगी और अब ये जाएंगी ऐसे, अब ये जाएंगी ऐसे। तो मतलब कि आपको क्या पता चला, आपको यहाँ से क्या समझ में आया, आपको यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि सर अगर मैं बात करता हूँ ये पहली कंडीशन और ये मेरी है दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन मेरी बोलती है कि ये जो M1 मीडियम है और ये M2 मीडियम है, सिमिलरली यहाँ पर भी M1 मीडियम है और M2 मीडियम है। अगर मैं बोलता हूँ कि जो M1 मीडियम है उसकी जो डेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू M2 मीडियम, और कोई लाइट रे आके इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है और ये उस पॉइंट का नॉर्मल है, ये क्या है, उस पॉइंट का नॉर्मल, मैं सही बना देता हूँ, ये है उस पॉइंट का नॉर्मल, मान लो ये नॉर्मल है, ये उस पॉइंट का नॉर्मल है। तो अगर M2 जो है वो हाई डेंस्ड है, हाई डेंस्ड है, तो ये जो लाइट रे है ये अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो ना करते हुए नॉर्मल के टुवर्ड बैंड होगी, मतलब कि नॉर्मल की साइड बैंड में आएगी ये। और अगर वहीं पर मैं ये बात बोलूं, अगर वहीं पर मैं तुम्हें बोलूं कि कोई लाइट रे आ रही है और इस पॉइंट पे हिट कर रही है और जो M2 है वो लो डेंस्ड है, मींस एज कंपेयर टू M1, हम हमेशा उस मीडियम से कंपेयर करते हैं जहां से लाइट आ रही है, एज कंपेयर टू M1 जो ये है, ये क्या है, लो डेंस्ड, लो डेंस्ड जो है वो है। तो ये जो नॉर्मल है इसके इससे दूर ये बेंड होगी, ठीक है, इससे दूर ये बेंड होगी। ये हमारा क्या था, ये हमारा ओरिजिनल पाथ था लाइट का, और इससे नॉर्मल से ये दूर बेंड हो रही है, ये ऐसे दूर चली गई और यहाँ पर ये ऐसे नॉर्मल के पास आ गई और ये है हमारा नॉर्मल। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि अगर सर कोई भी लाइट रे हाई डेंस मीडियम में एंटर करेगी तो उसका जो बेंडिंग है वो टुवर्ड नॉर्मल है, टुवर्ड नॉर्मल। और अगर वो लो डेंस मीडियम में एंटर करेगी तो वो जाएगी अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि सर ये इस जो नॉर्मल है इससे कब दूर जाएगी कब पास आएगी, पास आएगी वो उसके पास आएगी अगर वो डेंस्ड मीडियम में एंटर करेगी तो, और वो उससे दूर जाएगी अगर वो किसी भी लो डेंसिटी, मतलब जहां से आई है उससे कम डेंसिटी वाले मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस चीज को अपन एक बार समझ लेते हैं कि कैसे साइन आई और साइन आर, मीन्स इन जो साइन इंसिडेंट एंगल है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, वो कैसे वेरी करता है इस केस में। देखो, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के हिसाब से एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है, म्यू वन साइन आई दैट इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। और म्यू वन और म्यू टू अलग अलग रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है दोनों मीडियम के, और जो साइन आई है, ये साइन आई है मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो साइन है ये किसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसमें दो कंडीशन बनती है हमारी, हमने दोनों कंडीशन वैसे तो समझ ली, लेकिन एक बार थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि अगर पूछा जाए तो हम लिख के कैसे आएंगे इस चीज को। ठीक है, स्नेल्स फॉर्मूला क्या बोलता है, स्नेल्स फॉर्मूला बोलता है u1 sin i दैट इज इक्वल्स टू u2 sin r।
ठीक है, ये हमारा स्नेल्स फॉर्मूला बोलता है। ये जो म्यू वन होता है ये क्या होता है, ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है जहां से रे एंटर करती है। मींस दिस इज व्हाट, लिख देता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ यार एक बार, ठीक है लिख देता हूँ, दिस इज द रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच लाइट रेज आर कमिंग। ठीक है, जिस मीडियम से ही लाइट रे आ रही है उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है वो हमेशा म्यू वन की जगह पे लिखा जाएगा। और ये जो म्यू टू होता है, ये जो म्यू टू होता है जिसकी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है जिसके अंदर रे जो जा रही है, अंदर जा रही है जिस मीडियम के अंदर, उसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है, मतलब कि द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इन विच लाइट रेज आर पासिंग। कि अब कौन सी मीडियम से जो लाइट रे पास होंगी उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है वो हमेशा यहाँ पे लिखा जाएगा। अब केस वही दो बनते हैं, पहला केस बोलता है कि अगर जो लाइट रे है वो पास कर रही है किससे, रेयर टू डेंसर, तो मैं इस चीज को बोल सकता हूँ म्यू आर साइन आई दैट इज इक्वल्स टू म्यू डी साइन आर। कोई दिक्कत है? अब मैं इसको आराम से अरेंज कर लूं अरेंज यहाँ पर, मतलब कि साइन आई अपॉन में साइन आर दैट इज इक्वल्स टू म्यू डी अपॉन में साइन आर, नहीं म्यू डी अपॉन में म्यू आर। ठीक है, अगर ये एक से बड़ा है, अगर ये एक से बड़ा तुम्हें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है, कि जो रे है वो क्या कर रही है, वो तुम्हारी जा रही है रेयर टू डेंसर मीडियम। और जो ये तुम्हारी जो रेयर टू डेंसर मीडियम के अंदर ये क्या है, ये सरफेस है मान लो, और ये क्या है, ये है नॉर्मल। ठीक है, और हमारी रे आ रही है यहाँ पे, हमारी रे आ रही है ये ऐसे, तो मतलब कि ये क्या करेगी, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी अगर 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 जो रेशियो है किसका, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम टू द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, मतलब कि हमने जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स निकाला जिसके अंदर रे जा रही है उसका टू द जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जिसमें से रे आई है अगर वो एक से ज्यादा आ रहा है तो मतलब कि जो लाइट रे है वो बैंड होगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। सेकंड केस को मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ये सेकंड केस लो। ये सेकंड केस क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू आई, क्यों नहीं म्यू डी साइन आई दैट इज इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर। ठीक है, रीअरेंज कर दूं इसको मैं, मतलब कि साइन आई अपॉन में साइन आर दैट इज इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन में म्यू डी। अगर ये जो वैल्यू है रेंजर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर अगर लाइट जा रही है तो इसकी वैल्यू हमेशा एक से छोटी आएगी। और जब भी वैल्यू एक से छोटी तुम्हें देखने को मिले, मतलब कि जो लाइट रेज हैं तुम्हारी, ये क्या है, ये सरफेस है, ये क्या है, ये नॉर्मल है। तो ये इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल से दूर की डायरेक्शन के अंदर बेंड करेगी ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्योंकि ये आ रही है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम और इस केस में ये आ रही थी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। कोई दिक्कत है? समझा दी मैंने तुम्हें ये दोनों चीजें। इसके बाद तुम्हें एक बार ऊपर ऊपर से दोबारा बता देता हूँ कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता क्या है। ये सारी चीजें मैंने समझा दी तुम्हें। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है, अब इस चीज को एक बार और समझ लो जो यहाँ पे लिखी हुई है तुम्हारे इस कॉर्नर के अंदर, जो चीज तुम्हारी लिखी हुई है उसको और समझ लो। द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इज मैक्सिमम फॉर वोयलेट, मींस वोयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, एंड मिनिमम फॉर रेड कलर, और लाल कलर जो है उसके लिए सबसे कम रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है। इस चीज को तुम याद रखना,
ये क्या है? ये है सर इम्पोर्टेंट कि वोयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है और जो रेड कलर होती है, रेड लाइट होती है, उसके लिए रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है? सबसे कम होता है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है सर। आगे चलो, आगे चलो, चलो सर। ये हो गया, वोयलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स और रेड कलर के लिए सबसे कम होता है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। याद रखना इस चीज को। अब हम देखते हैं इसके बाद कि सर ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होती क्या चीज है। तो हम इस चीज को देखते हैं यहाँ पर। मान लो यहाँ पे कोई भी लाइट रे ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है। ये क्या है? मीडियम टू है और ये है मीडियम वन। व्हेन एनी लाइट रे विच पासेस फ्रॉम वन मीडियम वन टू मीडियम टू, तो उसके जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, मतलब कि एन टू वन। फर्स्ट मीडियम से लाइट किस में जा रही है? सेकंड मीडियम के अंदर जा रही है। फर्स्ट मीडियम से लाइट सेकंड मीडियम के अंदर जा रही है, इसलिए इस जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स हो उसको ऐसे लिखा जाता है। मींस एन टू वन, लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द सेकंड मीडियम, जैसे कि इस डायग्राम में हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है वो कितना है? एन वन है, और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है वो सेकंड मीडियम का वो कितना है? एन टू है। कोई दिक्कत है? तो ये जो एन टू वन है इसको लिखा जाता है द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। समझ में आया मेरी बात? ये हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है, इसको याद रखना। इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट है वो फर्स्ट मीडियम से ट्रेवल करके सेकंड मीडियम के अंदर जा रही है, और जो पीछे लिखा जाता है, मतलब कि ये फर्स्ट मीडियम है, इसमें जो स्पीड की लाइट है उसको लिखा जाता है ऐसे ऊपर। जैसे कि इस केस में बोलते हैं, ये डिनोट करता है ए लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम सेकंड टू मीडियम वन, मींस लाइट वापस इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, मीडियम टू टू मीडियम वन। और ये जो रेशियो है इसको भी इसी रेशियो में लेना है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऐसे मूव करते हुए। जब भी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को तुम पढ़ो तो राइट टू लेफ्ट मूव करके तुम देखना इस चीज को कि इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। कोई दिक्कत है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। अगर मैं आपको इस चीज को पढ़ के सुनाऊं, मीन्स एन वन टू मीन्स द लाइट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम टू टू मीडियम वन। और अगर मैं इस चीज को पढ़ के सुनाऊं, तो मैं इस चीज को पढ़ के सुनाऊं, तो द लाइट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू। ठीक है, इस केस के अंदर जो रेशियो रहेगा वो रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन इन मीडियम टू टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। कोई दिक्कत है? जैसे कि ये रहा। और ये वाला जो रेशियो है इसको कैसे लिखते हैं? ये रहा अपना। कोई दिक्कत? तो शायद मैं तुम्हें समझा पाया इस चीज को। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर हम अच्छे से देखेंगे लेंसेज को। अभी आपको सारा का सारा मैंने समझाया है कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, और कौन कौन से उसके लॉज होते हैं, और स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को लिखा कैसे जाता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने तुम्हें इस क्लास के अंदर समझा दी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेंसेज शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।